इंक्रीजिंगली बहुत सारे एस्पिरेंट्स अब ऐसे हो चुके हैं जिनको अब मेंटरशिप चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि भाई मुझे सारी सब्जेक्ट की क्लासेस दो, उन्हें चाहिए कि कोई ऐसा हो एक्सपर्ट जिससे कि वो ऑन कॉल बात कर सकें, इंटरेक्शन हो सके, हर कुछ दिन पर वो उन्हें बता सके आप ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम्स विल हेल्प यू अ लॉट। तो मेरा अपना पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैंने पहले भी कुछ बार चलाया है, इस बार फिर से आई एम स्टार्टिंग माई पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। अब इसमें क्या क्या मिलेगा और हाउ विल आई बी एबल टू हेल्प यू, ये सब डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ये आपके सामने है। क्या क्या होगा इस प्रोग्राम में? अब इस प्रोग्राम में फोर्टनाइटली हर 15 दिन में वन ऑन वन कॉल्स हम लोग करेंगे। आई विल अंडरस्टैंड आपकी क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आई विल हेल्प यू मेक अ टाइम टेबल स्टडी प्लान। हम लोग टेस्ट करेंगे साथ में टू मार्क योर प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस कहां पे आ रही है, कौन सा आपका वीक स्पॉट है, कहां पे आपको काम करना, और कुछ भी कंफ्यूजन इस पूरी जर्नी में टिल द एंड आई विल बी हियर फॉर यू। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, मेंटरशिप प्रोग्राम का ये ऑब्जेक्टिव है। एंड अगेन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा बहुत जरूरी अनाउंसमेंट वो ये है कि आफ्टर मल्टीपल रिक्वेस्ट, कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं PSIR का कोर्स दोबारा से शुरू कर रहा हूं अपनी खुद की ऐप पर। 2027 जो नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर अपना एग्जाम दे रहे हैं, जिनको ऑप्शनल PSIR है या जो सोच रहे हैं ऑप्शनल PSI लेने का, उन लोगों के लिए कोर्स होने वाला है पूरा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी 2.5 घंटे की, रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो जब आपका मन करे। और सैटरडे को, हर सैटरडे को लाइव क्लास होगी जहां पे हम लोग पूरे हफ्ते में जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों का यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा। हर संडे वीकली टेस्ट होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड होगा तो आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप वो वीडियोस जितनी बार चाहें, जितनी बार दोबारा दोबारा वो देख सकते हैं। पूरे कोर्स का PDF, स्टडी मटेरियल, नोट्स जो भी आपको चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट है 20th अप्रैल, 20 अप्रैल को ये कोर्स शुरू होने वाला है, 20th अप्रैल को। एनी इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पहले तो ऐप डाउनलोड कर लो, मेरा हर्षमीत स्टडी सर्कल नाम है उसका, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये कोर्स आप लैपटॉप मोबाइल कहीं पर भी देख पाओगे। बाइलिंगुअल होगा कोर्स, याद रखना, हिंदी प्लस इंग्लिश। जो स्टडी मटेरियल होगा वो सब कुछ इंग्लिश में अवेलेबल होगा। ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। 15 अप्रैल तक फीस का एक कूपन कोड भी मैं चला रहा हूँ डिस्काउंट का, उसके बाद आपको ये फीस दिख रही है। खैर, जो लास्ट थ्योरी है प्लेटो की, जो पढ़ के प्लेटो रैप अप हो जाएगा हमारा फाइनली, वो है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। अभी तक प्लेटो ने जो भी थ्योरीज दी थी वो भी कुछ कम वियर्ड नहीं है, लेकिन शायद ये थ्योरी उन सब के ऊपर, कहते हैं ना इट टेक्स द केक, ये और ज्यादा वियर्ड थ्योरी है। पहले ये जो वर्ड कम्युनिज्म है ये क्या है? आमतौर पे जब भी आप कम्युनिज्म वर्ड सुनते हो कार्ल मार्क्स दिमाग में आते हैं। ठीक बात है, कार्ल मार्क्स और कम्युनिज्म को एक साथ मिलकर देखा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि पहले कम्युनिस्ट तो एक्चुअली प्लेटो थे, उन्होंने कहा था। अब ये प्लेटो की कम्युनिस्ट की थ्योरी क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? जस्ट टू रिमाइंड यू, जब हमने पढ़ा था फिलोसोफर किंग के बारे में, प्लेटो ने फिलोसोफर किंग के हाथ में ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर्स दे दी थी कि भाई फिलोसोफर किंग ही जो तय करेंगे वही ठीक है, जस्टिस सिस्टम भी उनके हाथ में होगा, वही सही वही गलत पहचानेंगे। हाँ, बस फिलोसोफर किंग जस्टिस जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो नहीं चेंज कर सकते हैं, बाकी तो फिलोसोफर किंग जो चाहे करे। तो उनका क्रिटिसिज्म यही था प्लेटो को कि फिलोसोफर किंग पे आपको इतना ज्यादा भरोसा कैसे है? भाई वो भी तो डिक्टेटर बन सकते हैं ना, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि फिलोसोफर किंग डिक्टेटर ना बने, वो अपनी सारी पावर्स का मिसयूज ना करे। उसका जो सजेशन है या उसका जो सॉल्यूशन है जो प्लेटो ने दिया है वो है कम्युनिज्म। अब थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जो आज हम लोग कहते हैं उसका मतलब ये होता है, जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, कम्युनिज्म का मतलब होता है कॉमन ओनरशिप। मतलब जो समाज के, जो मानिए जंगल है, जमीन है, फैक्ट्रियां है, उसकी मालिक ना तो गवर्नमेंट है, उसका मालिक ना तो कोई हम में से इंडिविजुअल है, हम सब मिलके उसके मालिक हैं। मतलब किसी की इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं हो सकती कम्युनिज्म के अंदर। कोई ये नहीं कह सकता ये जमीन मेरी है, ये जमीन हम सभी की बराबरी की है। अगर आप ये बोर्ड की बात करें, जिस बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, अगर हम कैपिटलिज्म में होंगे तो ये बोर्ड किसी एक इंसान का हो सकता है, मानिए मैं कहूं मेरा है। अगर हम सोशलिज्म में है तो गवर्नमेंट का बोर्ड है, गवर्नमेंट कहेगी ये मेरा है। अगर हम कम्युनिज्म में है तो सबका मिला के ये बोर्ड है। कलेक्टिव ओनरशिप, कॉमन ओनरशिप कम्युनिज्म में चलती है। प्लेटो कम्युनिज्म थोड़ा सा अलग था।
प्लेटो का कम्युनिज्म, पहली बात तो ये, तीन जो क्लासेस हैं, रूलर, सोल्जर, प्रोड्यूसर, उसमें से केवल ऊपर की दो क्लासेस के लिए ही प्लेटो का कम्युनिज्म है। ऊपर की दो क्लासेस जो कि गार्जियन क्लास कही जाती हैं, रूलर्स के ऊपर, सोल्जर्स के ऊपर ये लागू होता है, प्रोड्यूसर क्लास के ऊपर ये लागू नहीं होता है। सेकंड, प्लेटो का कम्युनिज्म दो तरीके का है, एक कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। ये जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली है इसको कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स भी कहते हैं। बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन कम्युनिज्म ऑफ फैमिली को कई लोग कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स भी कहते हैं, बीवियां। अब इसका मतलब क्या है, पहले आते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। प्लेटो का कहना था कि भाई कोई भी इंसान जो करप्ट होता है, जो जितना उसका हक है उससे ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी करना चाहता है, वो क्यों करता है? वो केवल इसलिए करता है कि उसका जो परिवार वाले हैं, उसके जो घर वाले हैं, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, उनका फायदा वो कर सके। तो अगर आप उनकी फैमिली रखना अलाउ ही नहीं करोगे, आप बोलोगे आपकी फैमिली ही नहीं है, तो उनके पास कुछ करप्शन करने का कारण ही नहीं रहेगा। तो प्लेटो ने कहा पहली बात तो ये कि प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी ओन करना ही पॉसिबल नहीं होगा गार्जियंस के लिए। जो गार्जियन होंगे उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई वेल्थ नहीं हो सकती है। वो सबके साथ रहेंगे, उसी जगह पर रहेंगे जिसमें बाकी सब रहते हैं। कुछ अलग से उन्हें घर या महल नहीं मिलेगा। जो भी उनको खाने पीने की जरूरत है प्रोड्यूसर क्लास उनको दे देगा, बस। उन्हें इससे ज्यादा का अधिकार ही नहीं है कि बस वो खाए पिए और स्वस्थ रहे और देश को, समाज को चलाए। बस इतनी ही जिम्मेदारी है, इससे ज्यादा जिम्मेदारी ही नहीं है जो भी हमारे गार्जियन क्लास होंगे। ये तो फिर भी चलो समझ में आ गया। जो समझ में नहीं आता है लोगों के वो ये है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली या कम्युनिज्म ऑफ वाइफ। इसका क्या मतलब है? देखो, प्लेटो का कहना था कि अगर एक व्यक्ति, एक बच्चा है जो किसी गरीब के घर में पैदा हुआ, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, एक बच्चा गरीब के घर में पैदा हुआ, अब वो बच्चा कितना भी टैलेंटेड है, उसमें कितने भी गुण हैं, लेकिन उसे बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी शायद, क्योंकि वो गरीब अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये अल्टीमेटली किसका नुकसान है? एक ऐसा टैलेंट जो कि शायद सोसाइटी में, समाज में, हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकता था, लेकिन उसे एजुकेशन ही नहीं मिली, उसे वो फैसिलिटीज ही नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसका परिवार गरीब था। तो ये नुकसान केवल उस बच्चे का या उस परिवार का नहीं है, ये नुकसान असल में हमारी पूरे देश का है, हमारी पूरी सोसाइटी का नुकसान है। अगर कोई अपनी कैपेबिलिटीज नहीं अचीव कर पाता है, कोई अगर प्रॉब्लम फेस करता है जिसकी वजह से उसे एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो यहां पर गलती किसकी है? गलती समाज की है। और इसीलिए प्लेटो ने कहा कि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई आप किसी भी घर में पैदा हो, आपको सेम सहूलियत मिले, आपको सेम फैसिलिटीज मिले। दूसरी चीज, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बेस्ट सिटीजन पैदा हो, जिसके पास बेस्ट क्वालिटीज हो, बेस्ट टेम्परामेंट हो, बेस्ट टैलेंट हो, बेस्ट जीन्स हो, बीमार ना पड़े। अब ये कैसे इंश्योर करोगे? भाई कोई साइंटिफिक मेथड तो इसका नहीं है कि आप कैसे सबसे अच्छे बच्चे पैदा करवाएं, या आप कैसे ये कोशिश करें कि भाई सबसे अच्छे सिटीजन पैदा हो। तो उसमें प्लेटो ने कहा कि भाई यूजेनिक्स का सिस्टम शुरू कर सकते हैं। अभी यूजेनिक्स सिस्टम क्या है समझिए, और थोड़ा अजीब सा है। प्लेटो ने कहा कि भाई जो सबसे अच्छा मेल है, सबसे अच्छा ना, सबसे हष्ट पुष्ट है, सबसे तंदुरुस्त है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है या सबसे टैलेंटेड है, उसको उसी फीमेल के साथ मेट करना चाहिए, मतलब उसके साथ मिलकर रिप्रोड्यूस करना चाहिए जिस फीमेल के पास भी सबसे अच्छे फीचर्स हैं। जब सबसे अच्छा मेल और सबसे अच्छी फीमेल के जीन्स के वाले जो लोग हैं वही लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, तभी सबसे अच्छा बच्चा सोसाइटी को मिलेगा। शादी वादी की बात छोड़ दो, उन्होंने कहा शादी वादी का क्या लेना देना है भाई, शादी अलग चीज है। सोसाइटी की भलाई इसमें है कि सबसे अच्छा जीन, जेनेटिक स्ट्रक्चर वाला बच्चा, सबसे अच्छी ट्रेड्स वाला बच्चा पैदा हो। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब दो इंडिविजुअल सबसे अच्छे ट्रेड्स वाले ही आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, तभी वो नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा करेंगे वो इतना अच्छा होगा। ये प्लेटो का आइडिया था, इसको यूजेनिक्स कहते हैं। मतलब उन्होंने कहा था रूलर्स को मेटिंग फेस्टिवल्स अरेंज करने चाहिए,
कि भाई सबसे जो अच्छे आपको लगते हैं मेल्स उन्हें बुलाइए, सबसे टैलेंटेड फीमेल्स को बुलाइए, आप बोलिए आपस में यार मिलो जुलो यार, थोड़ा बहुत कुछ आपस में देखो किससे आपकी ट्यूनिंग फिट बैठती है, एंड देन यू शुड बी अ कपल। ऐसा सजेशन दिया था। इसीलिए इसको कई बार कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स भी बोला जाता है कि भाई वाइफ भी आप किसी एक के साथ नहीं रहेंगी, क्योंकि ये फिर समाज के लिए हैंडीकैप हो जाएगा। एक अच्छे समाज के लिए हमें अच्छे बच्चे पैदा करवाने हैं, ये प्लेटो का आइडिया था। तो मैं फिर बताता हूं, चिल्ड्रन किसी के अपने सगे माँ बाप के केवल नहीं होंगे, क्योंकि माँ बाप उन्हें शायद सारी सहूलियत ना दे पाए। तो चिल्ड्रन स्टेट की नर्सरीज में पाले जाएंगे, स्टेट की जिम्मेदारी होगी सबको एजुकेशन दिलाना, सबको उनकी जरूरतें पूरी करना, और नेपोटिज्म नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं होगा मेरे माँ बाप कौन है, माँ बाप को पता ही नहीं होगा मेरा बच्चा कौन है, तो वो क्या नेपोटिज्म करेंगे? नेपोटिज्म तो तब होगा ना भाई ये मेरा खून है, इसको तो मैं सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो आइडिया इनका ये है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी करो, कि प्रॉपर्टी ही ना रहने दो, और उसमें भी कोई कसर छूटे तो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स कर दो। मैं फिर बोलता हूं, प्लेटो के आइडियाज को ये मत सोचेगा रे ये कितनी अजीब सी बातें कर रहे हैं, ऐसे कैसा हो सकता है। भाई प्लेटो के कुछ भी आइडियाज प्रैक्टिकल नहीं थे कि कहीं हो ही रहे थे ग्रीस में। इन्होंने अपनी बुक में द रिपब्लिक में ये सब लिखा है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्लेटो की बुक की शुरुआत ही यहां से होती है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन आइडियल स्टेट, एक आइडियल स्टेट को क्या बनाता है। तो ये सब चीजें मिलके एक आइडियल स्टेट बनाती हैं प्लेटो की तरफ से। तो इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा। अब क्रिटिसिज्म क्या है प्लेटो का? बहुत क्रिटिसिज्म है, आप भी सोच सकते हैं। पहला सबसे बड़ा, भाई अनरियलिस्टिक है। ह्यूमन बीइंग्स को आप बोलेंगे कि आपकी फैमिली नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ह्यूमन बीइंग बोलेंगे फिर जीने का फायदा है क्या है यार? भाई आप करप्शन हटाने के लिए बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी मत रखने दो, फैमिली मत रखने दो, तो इंसान करे क्या? उस समय कोई नेटफ्लिक्स एंड चिल तो था नहीं, कह रहे कुछ नहीं है बस नेटफ्लिक्स देख के टाइम पास हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो अगर आपके पास एंटरटेनमेंट का साधन कुछ है नहीं, जीवन में कुछ आपके और है नहीं, फैमिली ही नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या करोगे? ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक हो गया। सेकंड, पार्शियल है, केवल गार्जियंस के लिए है। प्रोड्यूसर क्लास को इन सबसे अलग रखा गया है। प्रोड्यूसर क्लास तो फैमिली भी रखेंगे, अपनी अपनी प्रॉपर्टी भी रखेंगे, तो ये भी आपने गड़बड़ कर दिया कि भाई आप अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं दोनों का। अथॉरिटेरियन है, स्टेट को पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही घुसने की इजाजत दे दी गई है। आप तो कह रहे हैं कि मेटिंग फेस्टिवल करवाओ, आप तो कह रहे हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है ले लो और बताओ ही नहीं माँ बाप कौन है, स्टेट ही सब कुछ देखेगा। तो भाई माँ बाप अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं क्योंकि वो उनका बच्चा है, और ऐसे ही बच्चों को पाला जाता है। स्टेट तो ये सैक्रिफाइस नहीं करेगा ना, उनका तो कोई पर्सनल बॉन्ड ही नहीं होगा। और एरिस्टोटल जो कि प्लेटो के स्टूडेंट है, देखिए याद रखिएगा ऐसे, सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट तो हमारे सिलेबस में नहीं है बट एरिस्टोटल तक रहते हैं। एरिस्टोटल ने भी क्रिटिसाइज किया था, वो जमाना था जब पे स्टूडेंट टीचर्स को क्रिटिसाइज करते थे ओपनली। एरिस्टोटल ने कहा था व्हाट इज कॉमन टू मेनी गेट्स लीस्ट केयर, ये बहुत जरूरी है। व्हाट इज कॉमन टू मेनी गेट्स लीस्ट केयर, इसका मतलब क्या है सोच समझिए। मानो एक रूम में, क्लासरूम में आप बैठे हैं, 40-50 लोग हैं, 100 लोग हैं वहां पे, मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं पढ़ा के जब निकल रहा हूं, क्लास खत्म हो गया, तो मैं आपसे बोलूं कि यार निकलने से पहले लाइट और फैन वगैरह ऑफ कर देना, ठीक है? तो पहला बच्चा निकलेगा, वो सोचेगा अरे मेरे बाद वाला करेगा, तो बहुत लोग हैं। नेक्स्ट बच्चा बोलेगा अरे मेरे को तो नहीं बोला सर ने, सबको ऐसे ही बोला था, तो मेरे बाद वाला कर देगा, मेरे बाद वाला कर देगा, मेरे बाद वाला कर देगा। क्योंकि मैंने आपको एक कलेक्टिव ओनरशिप दिया, मैंने आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई आप लोग देख लो आपस में, बस ये इंश्योर करो कि जाने से पहले लाइट और पंखा ऑफ हो जाए। क्योंकि आप में से किसी एक को वो जिम्मेदारी नहीं दी थी, तो आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे ही टालते जाओगे, क्योंकि आपका बहाना यही होगा मुझे कहां कहा था यार, मुझे तो नहीं कहा था, मैं क्यों करूं? और आप कोई गलत तो नहीं कह रहे हो, कि आप बिल्कुल सही कहोगे कि आपको तो नहीं कहा था। तो जब किसी चीज की जिम्मेदारी सभी को दे दी जाती है, उसका मतलब होता है वो जिम्मेदारी किसी को नहीं दी गई। इसीलिए जो भी आप कभी देखोगे पब्लिक प्लेस है, वो सबसे ज्यादा गंदा होता है। क्यों? क्योंकि उसे साफ करने की जिम्मेदारी सभी की बराबरी की, किसी एक की तो नहीं है। और आप किसी घर में देखो, किसी घर में तो कूड़ा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल की जिम्मेदारी हो जाती है। तो कॉमन ओनरशिप जब आप सबकी जिम्मेदारी एक चीज पर डाल दोगे, तो हमेशा सबसे कम केयर ही होता है उसका। तो ऐसे ही आप जब कहोगे कि सबकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कॉमन है, वही स्टेट संभाल लेगा, तो वो कहीं से किसी कोई भी ओनरशिप नहीं लेगा। एक और चीज, जैसा मैंने कहा शुरुआत में,
कम्युनिज्म को तो हमेशा कार्ल मार्क्स से जोड़ के देखा जाता है, तो क्या कार्ल मार्क्स और प्लेटो में भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं? देखो वैसे तो नहीं है, लेकिन यूपीएससी कई बार सोचता नहीं है। यूपीएससी प्लेटो और मार्क्स के बीच का कंपैरिजन पूछ चुका है, क्योंकि वो कम्युनिज्म वर्ड कॉमन है, लेकिन बहुत सिमिलैरिटी नहीं है। मार्क्स ने भी कम्युनिज्म के बारे में कहा था, थोड़ी सिमिलैरिटीज बस ये है कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा था सोसाइटी दो हिस्सों में बटी है, दो क्लासेस है। प्लेटो के हिसाब से 3 क्लासेस है सोसाइटी में, प्रोड्यूसर क्लास, सोल्जर क्लास, रूलर क्लास। कार्ल मार्क्स के नाम पे उन्होंने कहा था 2 क्लास ऑफ सोसाइटीज हैं, बुर्जुआ क्लास मतलब वो लोग जो कि रूलर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अमीर हैं, और प्रोलेटेरिएट क्लास जो कि वर्किंग क्लास है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में भी मार्क्स ने बात की थी, उन्होंने कहा था कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए, लेकिन मार्क्स ने ये नहीं कहा था कि कुछ ही लोगों पे मेरा कम्युनिज्म अप्लाई करेगा। मार्क्स के हिसाब से ये कम्युनिज्म सभी पे अप्लाई होना चाहिए, सभी पर। मार्क्स के हिसाब से ये जो सोसाइटी में मटीरियल डिवीजन हो गया है उसको कम करेगा। जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, बट अभी के लिए याद रखिएगा मार्क्स का कम्युनिज्म पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल था, केवल प्रॉपर्टी पे था। फैमिली कम्युनिज्म का कोई लेना देना नहीं है कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स का सारा ध्यान प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी जुड़ी हुई कम्युनिज्म पर ही है, उनका ध्यान बाकी चीजों पर नहीं था। कम्युनिज्म को उन्होंने बाकी चीजों से जोड़ के नहीं देखा था। अब क्या प्लेटो को कम्युनिस्ट कहना ठीक भी होगा कि नहीं? कुछ लोगों ने कहा है, बहुत फेमस प्रोफेसर मैक्सी ने उनको कहा था प्लेटो वाज अ फर्स्ट कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट वर्ड प्लेटो ने कभी नहीं लिखा। प्लेटो लिख के ये नहीं कहते रिपब्लिक में कि मैं कम्युनिस्ट हूं, कम्युनिज्म हूं, वर्ड तो बहुत बाद में आया, लेकिन हाँ प्लेटो की जो टीचिंग्स हैं या जो उनके आइडियाज हैं उन्हें कम्युनिज्म की तरह आज देखा जाता है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स और प्लेटो कंपैरिजन में जैसे कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछता है यूपीएससी, चाहे वो थिंकर्स के बीच में हो चाहे थ्योरी के बीच में हो। जैसे हम थिंकर्स में पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था। थिंकर्स में और इन सब चीजों में कंपैरेटिव क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये कंपैरेटिव टेबल है। यहां पर हम आ गए हैं प्लेटो के एंड पर। ये सब थ्योरीज अभी तक हमने जो पढ़ी प्लेटो की सारी, एलिगरी ऑफ केव्स क्या था, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या था, नोबल ट्रुथ क्या है, मिथ ऑफ द मेटल जिसको बोलते हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या है, फिलोसफर किंग की थ्योरी क्या है, कम्युनिज्म क्या है, ये सब बहुत 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 कॉमनली पूछा जाता है। प्लेटो शायद वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक रहा है पीएसआईआर में हमेशा। कुछ आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है, ये देखो 2018 में आया था डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेटोस आइडियलिज्म एंड एरिस्टोटल्स रियलिज्म। एरिस्टोटल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप कंपेयर कर पाओगे आराम से। प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स फॉर्म्स द कोर ऑफ हिज फिलॉसफी। प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म में हमने देखा था, उसमें मिथ ऑफ द मेटल्स भी आ गया था, फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट भी उसमें आ गया था, एरिस्टोटल सोक्रेटिस की कहानी भी उसमें आ गई थी। 2010 में आया था कंपेयर प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस विद दैट ऑफ एरिस्टोटल। फिर 2009 में भी क्वेश्चन आया था एलिगरी ऑफ केव्स के ऊपर। 2017 में क्वेश्चन आप ये देखो, एग्जामिन प्लेटोस कम्युनिज्म। फिर आया था 2015 में एग्जामिन प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस वर्सेस मॉडर्न थ्योरी। तो आप देखो ऑलमोस्ट हर साल प्लेटो पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप पूरा प्लेटो का पढ़ लोगे तो ये तो आपका आराम से हो जाएगा। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ प्लेटो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।